नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, DSSB, यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। तो जो 6 बजे होता है दोस्तों, आपकी इतिहास की क्लास चलती है। और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास चलती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे दोस्तों इतिहास के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते हैं। एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों पार्ट को दोस्तों यहाँ पे हम पढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में तीनों पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर जो आपने अभी तक अगर जो आपने इतिहास के कॉन्सेप्ट की क्लास को नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे A to Z सारे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे और उसके बाद हमारी क्लासेस को मतलब यूट्यूब पे जो क्लासेस ऑब्जेक्टिव हो रही है इससे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आप विश्वास मानिए कि इतिहास में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आपको सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूरी हिस्ट्री की नोट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन दिया गया है। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का सरफेस आ रहा होगा, हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस। वहाँ से दोस्तों कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। केवल और केवल दोस्तों एडमिशन की जो फीस है वो मात्र और मात्र दोस्तों 2000 रुपये है। अगर जो आपको कोई भी समस्या आ रही है या आप वहाँ से पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर लीजिए 9415 863 863 पे, और इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम मूव करते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और मूव करते हैं अपने सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ठीक है, सोनी शर्मा जी गुड इवनिंग, मीनू यादव जी, रविंद्र यादव जी, सॉरी रविंद्र कुमार जी, विक्रम सिंह पटेल जी, अंबिका कुमार जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा कि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस विषय पर लिखी गई पुस्तक थी। तो दोस्तों ये बात तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, और कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य को और किस नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। और ये किसके शासनकाल में आया था भैया, ये मौर्य काल में आया था। ठीक है, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये क्या आया था दोस्तों, भारत आया था। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये मौर्यकालीन राजनीति पे प्रकाश डालता है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है ये मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पे क्या करता है दोस्तों, प्रकाश डालता है। तो ऑप्शन नंबर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, कौटिल्य था, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे विष्णुगुप्त भी दोस्तों बोला जाता था। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए कि वॉइस क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सभी लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि कौन मेगास्थनीज द्वारा वर्णित मौर्य समाज के 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि ये बताइए कि जो मेगास्थनीज था उसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। वो 7 वर्ग कौन कौन से थे, या किस चरण में उन्होंने रखा था, या इस उन 7 वर्गों में उसने किसको नहीं रखा था। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों मेगास्थनीज ने जो मौर्य समाज को वर्गीकृत किया था वो 7 भागों में किया था। पहले स्थान पे कौन था दोस्तों, दार्शनिक था। ठीक है, बहुत आराम से दोस्तों इसको देखिएगा क्योंकि अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है। दूसरे स्थान पे दोस्तों किसान थे। ठीक है, तीसरे स्थान पे अहिर थे। चौथे स्थान पे कौन थे दोस्तों, चौथे स्थान पे कारीगर थे। 5वें स्थान पे सैनिक थे। ठीक है, 5वें स्थान पे सैनिक थे। छठे स्थान पे निरीक्षक थे। ठीक है, निरीक्षक थे। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे पूरा
लिख नहीं पा रहा हूं मैं। और 7वें स्थान पे जो था दोस्तों वो कौन था, मंत्री था। ठीक है, तो इस बात को देखिएगा कि मेगास्थनीज जो मौर्य समाज को बांटा था वो कितने वर्गों में बांटा था, तो ये 7 वर्गों में बांटा था। पहले स्थान पे दार्शनिकों को रखा था, दूसरे स्थान पे किसान को रखा था, तीसरे स्थान पे दोस्तों अहिर को रखा था जिसे दोस्तों पशुपालक के रूप में उस टाइम जाना जाता था, चौथे स्थान पे कारीगर होते थे, 5वें स्थान पे सैनिक होते थे, छठे स्थान पे निरीक्षक होते थे और 7वें स्थान पे कौन होता था दोस्तों, कृषक होता था। तो इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों 7 में कौन नहीं है, 7 में जो है दोस्तों दास नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए आगे मूव करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा कि वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था। चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। और सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए दोस्तों और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए निवेदन है सभी लोगों से कि सेशन को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास को देखते हैं उसके कंपेयर टू लाइक और शेयर कम रहता है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, सी के की तरफ कैसे मूव कर रहे हैं भाई, ठीक है, ठीक है। सीरिया का एक राजा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एंटियोकस। उसने दोस्तों टाइमेकस नामक एक राजदूत को भेजा था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, थोड़ा आराम से देखिएगा। ठीक है, वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सीरिया की बात जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वो कौन था दोस्तों, सीरिया नरेश था, एंटियोकस था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था। चलिए भाई बताइए, अच्छा सा प्रश्न है कि बिंदुसार के राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था। चलिए बताइए, ठीक, चलिए बिल्कुल। तो क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, डाइमेकस, और कोई, डाइमेकस की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सीरिया का नरेश था जिसका नाम था एंटियोकस, उसने एक राजदूत भेजा था, उसका नाम क्या था दोस्तों, डाइमेकस। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला जो सीरिया का राजदूत था वो कौन था दोस्तों, डाइमेकस था। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था के लिए बिना भिक्षु वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बताइए भाई। चलिए ठीक, कि निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था के लिए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्तियों के लिए दंड का विधान किया था। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों जो कौटिल्य था ना उसने ये कहा था, देखिए ऑप्शन नंबर डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग डी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ए की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों जो कौटिल्य था ना वो संन्यास ग्रहण के क्या था, एक तरीके से विद्रोही था। वो मतलब बौद्ध धर्म पे या संन्यास व्यवस्था पे बहुत विश्वास नहीं करता था। तो ये बात दोस्तों किसने कही थी,
ये कौटिल्य के ही कहा गया था। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। तो निम्नलिखित में से किसने आश्रित पत्नी एवं बच्चों की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए दंड का विधान किया था? तो होता दोस्तों कौटिल्य, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्न की प्रकृति थोड़ी सी अलग होनी चाहिए थी। यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि किसने कहा था कि दंड का विधान होना चाहिए, तो वो होना चाहिए दोस्तों कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य ने बात ये कही थी। ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न की भावनाओं को समझिए कि ये बात किसने कही थी, कौटिल्य ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? चलिए बताइए। छोटी सी बात है भाई, ये बात किसने कही कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास केवल 6 लाख सैनिकों की सहायता थी और उसी से उसने क्या कर दिया कि संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और भारत पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर विक्रम सिंह पटेल जी, और कोई? अंबिका कुमारी जी, सोनी शर्मा जी। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी यहाँ पे प्लूटार्क के तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है। ये प्लूटार्क ने ये बात कही थी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पे आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ना कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि श्रवणबेलगोला स्थित है। अब देखिए श्रवणबेलगोला क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, क्यों इंपॉर्टेंट है ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया दोस्तों, अंतिम समय यहीं पे अपने गुजारे थे। ठीक है, ठीक है, चंद्रगुप्त ने अंतिम समय यहीं पे गुजारा था और उन्होंने किससे शिक्षा ली थी, भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। किस धर्म की शिक्षा ली थी, तो जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, और यहीं पे क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास के द्वारा अपना दम तोड़ दिया। मतलब उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु यहीं पे हो गई, श्रवणबेलगोला में। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों, ये तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था अपने अंतिम समय में जो उसका पुत्र था बिंदुसार को गद्दी दे दिया और उसके बाद वो श्रवणबेलगोला चला गया और वहां पे जाकर के भद्रबाहु से उसको उन्होंने जैन धर्म की शिक्षा ली और वहीं पे दोस्तों उपवास के द्वारा उसने क्या कर दिया, अपना दम तोड़ दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कर्नाटक में, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। चलिए भैया, मौर्य काल से संबंधित है और मौर्य काल में ये जो रूपदर्शक शब्द है इसका मतलब क्या होता था बेसिकली आपको बताना है। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। जितने लोग लाइव होते हैं उतने लोग भी लाइक नहीं करते हैं, ऐसा क्यों होता है? लाइक शेयर करना चाहिए। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए कि रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो कौटिल्य है वो ये कहते हैं, कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में रूपदर्शक मतलब होता था वो व्यक्ति जो मुद्रा की देखभाल करता था, उसे क्या बोला जाता था, उसे मुद्रा इंस्पेक्टर कहा जाता था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो रूपदर्शक शब्दावली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मुद्रा इंस्पेक्टर से। और कौटिल्य के द्वारा मौर्य युगीन समाज का वर्णन करते हुए इस बात को कहा गया है कि जो मुद्रा की देखरेख करता था ना उसको मौर्य काल में
रूप दर्शक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार स्थानीय एक प्रशासक इकाई थी। ठीक है, अब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत स्थानीय शब्द से क्या अभिप्राय है, अर्थात जो स्थानीय प्रशासकीय इकाई है उसका क्या मतलब है भाई, चलिए बताइए। अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। विक्रम सिंह पटेल जी, संजय यादव जी, चंद्रजीत यादव जी, रविंद्र कुमार जी, अंबिका कुमारी जी, बिल्कुल ठीक है। सोनी शर्मा जी, कल्पना द्विवेदी जी, मीनू यादव जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, क्या उत्तर होगा भाई, स्थानीय प्रशासनिक इकाई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये 800 ग्रामों की प्रशासनिक इकाई होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो स्थानीय एक प्रशासनिक इकाई होती थी किसकी, 800 गांवों की अर्थात ग्रामों की। तो ऑप्शन नंबर डी सभी लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि मौर्य प्रशासन में रिपोर्टरों को क्या कहा जाता था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि मौर्य काल में जो रिपोर्टर होते थे उन रिपोर्टर को किस नाम से जानते थे। और दोस्तों देखिए, जितने लोग भी लाइव हमारी क्लास को देख रहे हैं ना, आप ये प्रयास करिए कि आप कमेंट भी करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे ना तो उससे आप अपना इवैल्यूएशन कर पाएंगे। और देखिए, अगर जो आपको 10% पूरे सेशन में प्रश्न हो रहे हैं, 10% भी आ रहे हैं, 20% भी आ रहे हैं, तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए। इतनी बार इतने सारे प्रश्न आएंगे ना कि धीरे धीरे ये सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल परेशान ना होइए, सब कुछ दोस्तों कवर होगा। बस कुछ दिन कुछ महीने आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल सब कुछ इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर। तो मौर्य प्रशासन में जो रिपोर्टर होते थे उनको प्रतिवेदक बोला जाता था। क्या बोला जाता था, प्रतिवेदक। मौर्य प्रशासन में जो रिपोर्टर का कार्य करते थे उनको क्या बोलते थे दोस्तों, उनको प्रतिवेदक बोलते थे। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि बुद्ध काल में युद्ध एवं शांति मंत्री कहा जाता था। ठीक है, सॉरी, गुप्त काल की बात हो रही है कि गुप्त काल में जो युद्ध एवं शांति मंत्री किसे कहा जाता था। चलिए बताइए, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, विक्रम सिंह पटेल जी, और कोई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि गुप्त काल में जो केंद्रीय प्रशासन था वो अलग अलग भागों में विभाजित था। उसमें एक भाग था दोस्तों युद्ध एवं शांति। तो युद्ध एवं शांति मंत्री किसे कहा जाता था, वो कहा जाता उसे क्या कहा जाता था दोस्तों, संधि विग्राहिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी बोल रहे हैं संधि विग्राहिक, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बताइए कि गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए, और दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा आप हमारे साथ समय बिताइए, सारी चीजें बहुत इजी लगने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्य जब स्टार्ट आदमी करता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगेंगे, जैसे जैसे आप समय देने लगेंगे ना, बिल्कुल सब कुछ ठीक लगेगा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि गाथा सप्तशती ग्रंथ की जो रचना किया गया था वो सातवाहन शासक हाल के द्वारा किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सातवाहन शासक हाल के द्वारा गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दिया। मतलब उसने कहा कि मदिरा जो है, जिसे अल्कोहल वर्तमान समय में बोला जाता है, हमारे राज्य में ना ही बनेगा और ना ही बिकेगा। ऐसा कौन सा शासक था बताइए कि मदिरा को उसने क्या कर दिया, निषिद्ध कर दिया। मतलब मदिरा को कहा कि हमारे राज्य में मदिरा ना ही बनेगा और ना ही बिकेगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कुमार पाल था, ठीक है, तो जितने लोग भी कुमार पाल बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुमार पाल जो था दोस्तों, इसने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। और किससे ग्रहण की थी, हेमचंद्र से ग्रहण की थी। और इसने मदिरा को और अनुचित कृत्य क्यों क्या किया था कि बैन कर दिया था कि किसी भी प्रकार के आप मादक पदार्थों को ना ही उत्पादित कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उसकी बिक्री कर सकते हैं। तो कुमारपाल जैन धर्म को मानने वाला था और इसके गुरु का जो नाम था वो हेमंत चंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था। अब ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया भाई, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था बताइए। इसको तो कितनी बार किए होंगे, बहुत बार किए होंगे। चलिए, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन संस्थापक था। चलिए इजी सा प्रश्न है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग को पता होगा कि उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पे उदयन के स्थान पे उदय भद्र दे दिया गया है। ठीक है, तो इतना तो आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उदय भद्र, इट मीन्स की ये उदयन की बात कर रहा है। और जो उदयन था दोस्तों, ये क्या था, हर्यक वंश का तीसरा शासक था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक कुषाण देवकुल जहां राजघराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी, कहां मिला बताइए। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। ये कुषाण वंश की बात कर रहा है दोस्तों, ये कुषाण वंश की बात कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कुषाण किस जाति के थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, यूची जाति के थे। ठीक है, ये कहां से आए थे, ये पश्चिमी चीन से आए थे और इनको यूची जाति का माना जाता है। ठीक है, तो एक कुषाण देवकुल जहाँ राज घराने के व्यक्तियों की मूर्तियां रखी जाती थी, ये कहाँ मिला है दोस्तों। तो जितने लोग भी मार्ट की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, कुशल कड़फिसेस था। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पतनीय कर्म कहा गया है। चलिए बताइए, किस निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयान को पतनीय कर्म कहा गया है, मतलब गलत कर्म कहा गया है। ठीक है, पतनीय मतलब क्या, एक तरीके से गलत। ठीक है, चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्रयान को पतनीय कर्म कहा गया है। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर होगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी बौधायन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
कि निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्रयान को पत्नीय कर्म कहा गया है? तो बौधायन में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि शुंग काल में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता था? चलिए बताइए, ये शुंग काल में बुद्ध को निम्नलिखित में से किससे चिन्हित किया जाता था? किसकी बात यहाँ पे हो रही है बताइए। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्या उत्तर होगा भाई? शुंग काल में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता था? ठीक है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। डी में क्या है भाई? तो देखिए, शुंग काल में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता है? तो छत्र से, चरण चिन्ह से, धर्म चक्र से और बोधि वृक्ष से, अर्थात इन सभी से दोस्तों। तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं, ए बी सी डी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो शुंग काल में बुद्ध को निम्न में से किससे चिन्हित किया जाता है? तो छत्र से, चरण चिन्ह से, धर्म चक्र से, बोधि वृक्ष से। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्न में से किन्होंने सिक्कों पर शिव को अंकित करवाया था? ठीक है, कौन कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने शिव भगवान को सिक्कों पे अंकित करवाया था? आपको बेसिकली बताना है। चलिए भाई बताइए। ठीक, और दोस्तों थोड़ा सा सेशन को लाइक कर दिया करिए, शेयर भी जरूर कर दिया करिए। ठीक है, मुझे पता है कि थोड़ा सा नया है सेशन, तो इस वजह से संख्या जो होगी वो थोड़ी सी कम ही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप लोग बताइए, जितने लोग भी जुड़े हैं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि सेशन नहीं लग रहा है? सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, मजा आना चाहिए, हंसते खेलते हर चीज को हम लोग तैयार कर लेंगे दोस्तों। बस आप लोग ईमानदारी से हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। कुछ दिन, कुछ महीने बस बिता लीजिए, फिर देखिए मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी और चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न फिर रिपीट होंगे, जब रिपीट होंगे तो क्या कर पाएंगे कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से और कमांड कर पाएंगे हिस्ट्री पे। चलिए बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो शिव का अंकन किन किन शासकों के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो देखिए, जो हर्ष था दोस्तों, आप सभी लोग को पता है कि जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने हिंदू धर्म के संदर्भ में बहुत सारे कार्य किए। शशांक भी थे, वासुदेव और विम कटफिसस, ये जितने भी शासक हैं, सभी शासकों ने जो सिक्के चलाए थे, ठीक है, उस पे इन्होंने क्या किया था कि शिव का अंकन किया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ए बी सी डी सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? चलिए, कि मुगल जो प्रशासन था उसमें किसे दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता है? चलिए भाई बताइए, अच्छा प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, दरोगा ए तोपखाना, चलिए किस के नाम से जाना जाता था? किसे जाना जाता था भाई? ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों जितने लोग भी बी की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मीर आतिश। ठीक है, ये क्या होता था दोस्तों? ये जो तोपखाना होता था, इसका वो तोपखाने का ये प्रधान था। ठीक है, तो मीर आतिश दरोगा ए तोपखान कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। और ये क्या था दोस्तों? ये तोपखाना विभाग का क्या था? ये प्रधान था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तुर्की जनजातियों के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं है? बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, बढ़िया सा प्रश्न है। ठीक है,
तो अब इसके लिए तो देखिए दोस्तों, आपको हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर जो आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो चीजें कैसे बेहतर हो पाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन पे आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, यहाँ पे हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आ रहा होगा, वहां से आप जरूर क्लासेस को परचेज करके पूरी हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न को, फिर प्रैक्टिस करते रहिए। विश्वास मानिए कोई आपको समस्या होने वाली नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, मन सन साबनी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो तुर्की जनजातियों में सन साबनी जो है ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने अबुल फजल की हत्या की थी। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भैया। अबुल फजल किसके दरबारी कवि थे, अकबर के दरबारी कवि थे ना। ये किसने इनकी हत्या कर दी थी, ये आपको बताना है। चलिए बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उत्तर होगा भाई, ऑप्शन नंबर, अबुल फजल जो थे ये अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक थे दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे अकबर के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी हत्या कौन कर दिया बताइए। ठीक है, ठीक है, वीर बहादुर बुंदेला, सॉरी वीर सिंह देव बुंदेला। जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं ना, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि जो जहांगीर है वो अकबर का क्या था, पुत्र था, और जहांगीर को इस बात की शंका थी ना कि जहांगीर के प्रति अबुल फजल जो है वो अकबर को क्या करता था, भड़काता था। ठीक है, मतलब अबुल फजल जो जहांगीर था उसको ये लगा कि जो अबुल फजल है ना वो उसके पिता को भड़काता है उसके प्रति, मतलब अकबर को क्या करता है कि गलत संदेश देता है जहांगीर के प्रति। तो इसलिए दोस्तों इसने क्या कर दिया, वीर सिंह बुंदेला के हाथों इनकी अबुल फजल की हत्या करवा दी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पे लड़ा था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई। हुमायूं और शेर खान का युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, कब लड़ा गया था भाई, 1540 में लड़ा था। किसकी हार हुई थी, हुमायूं की हार हो गई थी। हुमायूं क्या हो गया था, फिर भाग निकला था, 15 साल इधर उधर घूमा, उसके बाद 1555 में आके पुनः आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलग्राम अर्थात कन्नौज का युद्ध ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो हुमायूं ने शेर खान के विरुद्ध निर्णायक युद्ध किस स्थान पे लड़ा था, तो बिलग्राम कन्नौज के निकट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई बताइए, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। ठीक, बिल्कुल कल्पना द्विवेदी जी, मीनू यादव जी, ठीक है, विक्रम सिंह पटेल जी, अरविंद कुमार जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चौसा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था बताइए। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों 1539, ठीक है, 1539 में युद्ध हुआ था। कौन सा, चौसा का युद्ध हुआ था, और ये शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं क्या हुआ था दोस्तों, पराजित हो गया था, बुरी तरीके से पराजित हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है।
पूछे जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, जहांगीर के कितने पुत्र थे भैया? 5। ठीक है, कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। तो देखिए, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया? तो वो दिया था दोस्तों खुर्रम को। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं खुर्रम, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? ये सैनिक विद्रोह की बात कर रहा है। चलिए, इजी सा प्रश्न आ गया भाई, इजी सा प्रश्न आ गया। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ये किसकी बात बोल रहा है? विद्रोह की बात नहीं कर रहा है, ये सैनिक विद्रोह की बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि ब्रिटिश सेना में सेवारत, थोड़ा ध्यान से देखिएगा नहीं तो डी की तरफ चले जाएंगे। सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह। ठीक है, कौन सा सैनिक विद्रोह बोला जाता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, तो 1764 में जो हुआ था दोस्तों बेल्लोर में हुआ था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, बेल्लोर, दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये विद्रोह कब हुआ था? 1764 में हुआ था। तो ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ था? तो बेल्लोर से हुआ था। देखिए, मुझे पता है कि कुछ लोग सी और डी की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न की प्रकृति जो है वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, किसने नेतृत्व प्रदान किया था? कहाँ पे भैया? जगदीशपुर की बात कर रहा है। ठीक है, जगदीशपुर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बिल्कुल ठीक है, जगदीशपुर की बात हो रही है कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया गया था भैया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कुंवर सिंह के द्वारा, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। और इसी के बाद इसी कृत्य से जो अंग्रेज थे ना वो कुंवर सिंह से नाराज हो गए, और जब वो कुंवर सिंह से नाराज हो गए तो कुंवर सिंह की सारी संपत्तियों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हथिया लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज राइट आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में जो विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था उसको नेतृत्व प्रदान करने वाले कौन थे? कुंवर सिंह। और इसी के बाद अंग्रेजों ने क्या किया कि कुंवर सिंह से इनकी सारी संपत्ति को क्या कर लिया? जब्त कर लिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद अंग्रेज किस प्रकार के एक्शन लिए आपको बताना है बेसिकली। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। विक्रम सिंह पटेल जी बिल्कुल ठीक है। इन्होंने राज्यों का विजय करना क्या कर दिया? छोड़ दिया। जब इन्होंने देखा कि अब विद्रोह बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोगों में क्या हो रहा है? विद्रोह की भावना व्याप्त हो रही है, तो इसलिए उन्होंने राज्यों पर विजय करना छोड़ दिया, जिससे कि बहुत ज्यादा सामाजिक असंतुष्टि क्रिएट ना हो। नहीं तो अगर जो बहुत ज्यादा असामाजिक असंतुष्टि क्रिएट हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में पूरे भारत में क्या होगा कि आजादी की मांग उठ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ये बेगम हजरत महल की बात हो रही है। आराम से इस प्रश्न का उत्तर करिए। और दोस्तों जो लोग भी हमारे साथ नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देखते हैं
लेकिन लाइक और शेयर की संख्या काफी कम होती है, तो थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भाई कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पे विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, लखनऊ होगा। बिल्कुल ठीक होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने लखनऊ लखनऊ में इन्होंने क्या किया दोस्तों, लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण क्या था। तब ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 1857 में विद्रोह हुआ और इसकी असफलता का कारण क्या था, बताइए। छोटी सी बात है भाई, छोटी सी बात क्या है, बात बस यही है कि कोई भी संगठन और नेतृत्व नहीं था, बस जिसको जहां मन किया उन्होंने अपना क्या कर दिया, विद्रोह किया। कोई संगठित तरीके से कुछ चीजें नहीं हुई और किसी ने भी दोस्तों बड़े पैमाने पे नेतृत्व नहीं किया। पूरे भारत में ये दोस्तों नहीं फैला। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, संगठन और नेतृत्व का अभाव होने के कारण 1857 के विद्रोह की जो 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बताइए द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि ये बीडी सावरकर के द्वारा लिखा गया था। और जो बीडी सावरकर थे दोस्तों, ये एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उन्होंने दोस्तों इसमें भाग लिया था। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेना नायक 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसमें से कौन सा ऐसा सेना नायक है जो 1857 के विद्रोह के दमन में शामिल नहीं था, मतलब 1857 के विद्रोह को वो दबाना नहीं चाहता था। ऐसा कौन है, इसमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चलिए बताइए। बढ़िया प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो नील था, ह्यूरोज था और हैवलॉक था, इन्होंने दोस्तों क्रमशः कानपुर, झांसी और दिल्ली, कानपुर में, झांसी में और जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था उसको दबाने का ये लोग कार्य किए। लेकिन जो हैवलॉक था वो दोस्तों, ठीक है, सॉरी, जो नाट था वो किसी भी विद्रोह को दबाने में क्या हुआ दोस्तों कि उसकी कोई भूमिका नहीं रही। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में सैनिक विद्रोह के समय प्रधान सेनापति कौन था। बढ़िया प्रश्न है। जब सैनिक विद्रोह 1857 की हुई थी तो उस टाइम प्रधान सेनापति कौन था, आपको बेसिकली बताना है। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की तरफ सभी लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उस टाइम 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों प्रधान सेनापति। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत गंभीर विद्रोह था, यह कथन किसका है। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए कि 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो था एक गंभीर विद्रोह था, ये कथन किस के द्वारा दिया गया। ठीक है, बताइए। बिल्कुल ठीक है,
ऑप्शन नंबर क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रकाश में आया 1942 में। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ठीक है, तो देखिए 1857 के बाद भारत छोड़ो आंदोलन एक गंभीर विद्रोह था। ये एक बहुत गंभीर विद्रोह था। ये कथन लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को किस वर्ष देश निकाला गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। अंग्रेजों के द्वारा आप सभी लोग को पता है कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को देश निकाला गया था। कब निकाला गया था, किस वर्ष निकाला गया था? चलिए बताइए। और आप सभी लोग को पता होगा दोस्तों कि इनको देश निकालना इसलिए किया गया था क्योंकि पंजाब के शहरी इलाकों में इनके ऊपर दंगा भड़काने का क्या था? दंगा भड़काने का आरोप था। अंग्रेजों का ये कहना था कि जो पंजाब के शहरी इलाके थे उसमें इन लोगों ने क्या किया था? दंगा भड़काया था। और इसी वजह से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को अंग्रेजों ने देश निकाला की क्या कर दी? सजा दे दी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? 1906 में बोल रहे हैं। और तो जितने लोग भी 1906 नहीं 1907 बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी 1907 बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और इनको दोस्तों एक मांडला जेल था, मांडला नहीं मांडले बोलते हैं उसे, मांडले जेल बोलते हैं, उसी में इनको क्या कर दिया? नजरबंद कर दिया गया। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकाला? बढ़िया प्रश्न है। द फ्री हिंदुस्तान, ठीक है, अमेरिका में किसके द्वारा निकाला गया था बताइए? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया? ठीक है, तारकनाथ दास सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग सी के तरफ जा रहे हैं, और कोई? ठीक है, तो देखिए दोस्तों जितने लोग भी तारकनाथ दास की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तारकनाथ दास ने दोस्तों 1908 में अमेरिका में पहला नियमित प्रचार पत्र द फ्री हिंदुस्तान निकालना शुरू किया। ठीक है, और ये जो तारकनाथ दास थे ना, ये बंगाल से संबंधित क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहाँ से एक प्रश्न आते हैं, चलिए भाई बताइए। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये प्रश्न आने चाहिए आपको। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए तो गोलमुरी टिन प्लेट स्टाइकल, ठीक है, इसका संबंध ये किस वर्ष से संबंधित है? ये 1929 से संबंधित है। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवेज स्ट्राइक, ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये 1930 से संबंधित है। ये क्या है? ये हड़ताल है जो लोगों के द्वारा किए गए। असम बंगाल रेलवेज स्ट्राइक, ये दोस्तों कब आया प्रकाश में? ये 1921 में आया। और अहमदाबाद टेक्सटाइल स्ट्राइक, ये कब आया दोस्तों? ये 1918 में आया। तो मतलब क्या था दोस्तों कि ये एक हड़ताल था, ठीक है, जो लोगों के द्वारा किया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं गया है तो फिर भी ठीक है, आप इसको मिलान कर सकते हैं। चलिए आगे मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है भाई कि ये बात किसने कहा थी? 1900 कब कही? 1929 में, कि कांग्रेस क्या है? कोई श्रमिक संगठन नहीं है बल्कि हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। ये बात किसने कही थी भाई बताइए?
ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 1929 का आप सभी लोग को पता होगा क्या, लाहौर अधिनियम, सॉरी लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में किसकी मांग की थी? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। यहीं पे क्या किया था? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये बात कही गई थी कि जो कांग्रेस है कोई एक श्रमिक संगठन नहीं है, बल्कि ये हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? बढ़िया प्रश्न है, बताइए। ठीक है, चलिए, कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? बढ़िया प्रश्न, बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं दोस्तों, कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना। तो एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया राजस्व शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कि भारत के लिए स्वशासन प्राप्त कराना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, सभी लोग कर भी रहे हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगला प्रश्न ये रहा कि भारतीय इतिहास में अगस्त 8, 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भैया? 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। छोटी सी बात है, बढ़िया सी बात है। 1942 आपके सामने जब भी आए तो आपको तो पता होना चाहिए भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो जितने लोग भी डी बोलेंगे बिल्कुल ठीक बोलेंगे कि महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसके द्वारा किया गया? इस बात का उत्तर दीजिए आप। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, करिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भैया? 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। ये बात तो पता होगी आप लोग को। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं दादा भाई नौरोजी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण जो किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस कब अस्तित्व में आया था दोस्तों? 1885 में आया था। इसके जो संस्थापक थे कांग्रेस के वो कौन थे? ये ओ ह्यूम थे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नामकरण किया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? देखिए दोस्तों, प्रत्येक दिन आपकी क्लास 6 बजे से प्रारंभ हो जाती है, तो आप प्रयास करिए कि एकदम एग्जैक्ट 6 बजे जुड़ जाइए। और पूरा सेशन अगर जो आप ज्वाइन करते हैं ना दोस्तों, तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर जो पूरे प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करेंगे ना, तो 1 घंटे बाद आपको ऐसा लगेगा यार यार मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक को क्या किया जाए, कवर किया जाए। हालांकि हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो दोस्तों तीनों पार्ट को एक सेशन में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी जब मैं सेशन लाता हूं तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखता हूं कि संतुलन बना के सेशन कराया जाए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक था? चलिए भाई, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं ना, कि दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था
कि दलित तभी उठ पाएगा जब दलितों को क्या दी जाएगी, राजनीतिक शक्तियां दी जाएंगी। और तो इधर उधर की जो शक्तियां दी जाएंगी उससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दलित जब राजनीति में अपना हिस्सा निभाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको क्या मिलेगी, उनको सुदृढ़ता मिलेगी। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। याद रखिएगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसके द्वारा बनाया गया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। क्यों बनाया गया था, ताकि इसके अंतर्गत पिछड़ों का उत्थान किया जा सके। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए भैया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया। बढ़िया प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा इसका, निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्त का ज्वलंत तलवार से संबोधित किया। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप लोग क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी, सरोजिनी नायडू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में सरोजिनी नायडू ने ये कहा था कि भारतीय देशभक्ति का ज्वलंत तलवार कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि ये बात किसने कही थी कि आगामी पीढ़ियां शायद इस बात का विश्वास करें कि ऐसे रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पे अवतरित हुआ था। और ये महात्मा गांधी के बारे में के विषय में किस व्यक्ति ने ये इस विचार को व्यक्त किया था। चलिए भाई बताइए, बढ़िया सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, नीरज मिश्रा जी का उत्तर आ रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी अल्बर्ट आइंस्टीन की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पे अवतरित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी थी। चलिए ये तो बहुत प्यारा सा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए कि गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, भाई बताइए, बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों। और ये इस प्रश्न का वेटेज बहुत ज्यादा है, इस बात को समझ लीजिए कि इस प्रश्न का वेटेज बहुत ज्यादा है। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर, गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, S.A. डांगे, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक है, S.A. डांगे। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, ये पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी ना, महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था ना। हिंद स्वराज को किसने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था ना। किस भाषा में लिखा था भाई, बताइए इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, गुजराती भाषा में, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं गुजराती में, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है,
तो हिंद स्वराज जो लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये गुजराती में लिखा गया था। लेकिन बाद में चल करके जो बम्बई की सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसके द्वारा इस पुस्तक को बैन कर दिया गया था। इसलिए कर दिया गया था क्योंकि इसमें अंग्रेज विरोधी बातें लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ना, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोग कहीं भी जाइएगा नहीं। प्रत्येक शाम को 6 बजे से हमारा ये सेशन होता है। 6 बजे एग्जैक्ट टाइम पे आप ज्वाइन कर लिया करिए। और साथ ही साथ में दोस्तों जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है इतिहास की, वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे चल रहा है। यहाँ पे पूरी हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दोस्तों पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे एंशिएंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों पार्ट को पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटे नहीं। दोस्तों अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे और फिर 6 बजे आके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो आपको विश्वास मानिए कि इतिहास में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। A to Z सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। एडमिशन ओपन है दोस्तों। एडमिशन की जो फीस रखी गई है वो मात्र और मात्र 2000 रुपये रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित सभी आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और जब एप्लीकेशन डाउनलोड कर देंगे तो वहाँ पे हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लासेस लिख के आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार का सरफेस आ रहा होगा। वहां से दोस्तों कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। कोई भी आपको अगर जो समस्या आती है तो ये जो नंबर दिया गया है 9415 863 873, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मीनू यादव जी, कल्पना द्विवेदी जी, विक्रम सिंह पटेल जी, वीरेंद्र कुमार जी, नीरज मिश्रा जी, रविंद्र कुमार जी, मीनू यादव जी, ठीक है, विक्रम सिंह पटेल जी, कल्पना द्विवेदी जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। जाते जाते वीडियो को शेयर करते हुए जाइए, लाइक करते हुए जाइए। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।